गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे बेटा। आज हम फिर से ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में हमें अपनी सेफ्टी रखना भी बहुत जरूरी है और स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी पढ़ाई को कोरोना की वजह से किसी भी प्रकार का हमें कोई परेशानी तो है बट नुकसान नहीं उठाना है। तो आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपकी लाइव क्लासेस, आपके वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे और टीचर्स से आप जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास आप लीजिए ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं ईश्वर से कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और घर पे रहेंगे। किसी प्रकार का कोई व्यवधान आपके जीवन में ना आए। तो आज फिर से हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हमारा 2 चैप्टर हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, क्लास 7th का पाठ्य पुस्तक वसंत के चैप्टर नंबर 3 के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। मैंने शायद किसी क्लास में चैप्टर पढ़ा भी दिया होगा, कुछ क्लासेज में नहीं पढ़ाया है। तो आज ये सेक्शन मर्ज किया है, तो इस वजह से कई बच्चों का नहीं हुआ था, तो हम स्टार्टिंग से फिर से इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की बेटियां नामक पाठ जो है वो नागार्जुन जी ने लिखा था और नागार्जुन जी ने पूरे भारत देश का भ्रमण करके वो कविताएं लिखते थे। प्रकृति को देख करके, प्रकृति को बहुत नजदीकी से समझ करके वो अपनी कविताएं लिखते थे। तो उन्होंने हिमालय का भी भ्रमण किया, हिमालय पे भी जाके देखा, समतल भागों में भी जाके देखा और उन्होंने नदियों को नजदीक से देखा। उनको महसूस किया कि नदियां जो हैं वो समतल लेवल पे कैसी दिखाई देती हैं और जो जब उनका उद्गम स्थल हिमालय है वहां से जब वो निकलती हैं, उनका जन्म होता है, उस समय वो कैसी दिखाई देती हैं। उन सब चीजों को बहुत ही नजदीकी से उन्होंने महसूस करके और फिर इस पाठ को लिखा है। और इन्हें हिमालय की बेटियां नाम देना, यहाँ पे कवि का एक बहुत ही सुंदर अलंकारिक जो चमत्कार है वो दिखाया गया है कि उन्होंने प्रकृति की जो नदियां हैं, वृक्ष हैं, उन सबको उन्होंने एक मानवीकरण किया है, उनको एक मानव का रूप दिया है कि जिस प्रकार से जो लड़की है वो पैदा होती है, पैदा होने के बाद जो है उसमें धीरे धीरे उसमें लड़कपन आता है, बचपन आता है, बचपन के बाद जब वो जवान होती है उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे नदियों का मानवीकरण करके लेखक ने समझाया है कि नदियां भी किस तरह से जब वो छोटी बच्ची की तरह हिमालय से निकलती है तो उनका जो शुरुआती जो दौर है, उनका जन्म जो होता है, उस समय वो किस तरह की होती हैं। तो नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, तो तेज धार में निकलती हैं और जब पानी स्पीड से तेज धार में निकलता है तो वो कैसे चलता है भाई, उछल कूद करता हुआ चलता है। तो जब उछल कूद करता हुआ चलता है तो नदियों को कौन सा रूप बताया है, बच्ची कहा है। लड़के छोटा लड़कपन में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। तो ऐसे ही नदियां जो है वो बचपन में निकलती हैं, हिमालय से ग्लेशियर पिघल करके जब निकलती हैं तो वो कैसे करती हैं भाई, उछल कूदती हुई नीचे हिमालय से नीचे की तरफ आती हैं। तो उस समय का जो दृष्टांत है उसको कवि ने नदियों का बचपन कहा है। और फिर धीरे धीरे वो समतल में आकर के, बिल्कुल प्लेन जमीन पे आकर के जब बहने लग जाती हैं तो उनका बहाव जो है वो कम हो जाता है और उस समय लेखक ने उनको महसूस किया है कि वो बहुत शांत स्वभाव में बहती हैं। तो लेखक को आश्चर्य हो जाता है इस बात को लेकर के कि नदियां जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इतनी लंबी चौड़ी पाट में धाराओं में बहती हुई देखता हूँ, जब हिमालय में जाके देखता हूँ तो पतली सी धार में चलती हैं, उछल कूद करती हुई चलती हैं, बहुत ज्यादा शोर करती हैं और यहाँ पे कोई सन्नाटा नहीं होता, मतलब किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता, सन्नाटा रहता है। तो ऐसा क्यों है? तो लेखक ने इन सब चीजों को जाकर के हिमालय पे देखा, रियलाइज किया
और उसके बाद इस पाठ को लिखा है। तो आइए इस पाठ को हम फिर से रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आप सभी भी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए और एक एक वर्ड टू वर्ड आप उसका मीनिंग, शब्दार्थ देखिए, ग्रहण कीजिए। हिमालय की बेटियां। लेखक कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। जब लेखक ने उन्हें दूर से देखा था, जैसे इलाहाबाद में देखा है, गंगा जो है वो निकल करके कहां से निकलती है, हिमालय से निकल करके और कहा जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। जैसे ये है हमारा इंडिया का मैप है, ये मान लीजिए। तो यहां से जो है ये आपका क्या हो गया, इंडिया का मैप हो गया। तो हम जो हिमालय का एरिया है वो कौन सा है, इधर वाला। तो यहां से जब नदियां निकल करके कहा जाती हैं, गंगा जो है वो इस तरह से घूम करके कहा पहुंच जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो इधर की जो लैंड है वो क्या है, समतल लेवल पे है। और ये समतल लेवल पर जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो कैसा होगा, जब पानी को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो बहुत स्पीड से आता है, और स्पीड से जब पानी नीचे आता है तो उसकी धारा कैसी होती है, पतली होती है। लेकिन जब यहाँ पे समतल लेवल पे पानी चलता है तो वो लंबे चौड़े बहाव के साथ चलता है। इसलिए नदियों का, यहाँ पे नदियां धीरे धीरे बहती हैं और उनका स्वभाव जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, शांत स्वभाव दिखाई देता है। तो लेखक कहता है कि मैंने तो अब तक नदियों को क्या देखा है, बहुत ही शांत और गंभीर रूप से बहते हुए देखा था। कैसी लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत जैसे कोई महिला विचलित हो जाती है, चिंतित रहती है, बैठी बैठी विचारों में मग्न रहती है, तो उसकी मुद्रा कैसी होती है, वो बिल्कुल शांत बैठी रहती है। तो वैसे ही नदियों को बिल्कुल शांत स्वभाव से बहते हुए लेखक ने देखा था। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक कहता है कि जिस तरह से मैं बचपन में अपनी माँ, दादी, मौसी आदि की गोद में खेला करता था, उसी तरह से मैं नदियों में डुबकी लगाया करता था और बहुत प्रसन्न रहता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में ही सामने थी। जब लेखक ने हिमालय पे जाकर के देखा तो नदियों का एक नया रूप उसके सामने आया। वो रूप क्या था कि मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक ने जब हिमालय से देखा तो गंगा, यमुना, सतलुज एक पतली धार में उसे दिखाई देती हैं, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि ये नदियां यहाँ पे इतनी पतली, और जब मैं इनको जाकर के नीचे देखता हूँ तो ये बहुत लंबे चौड़े पाट में बहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लेखक को बड़ी हैरानी होती है। इनका उछलना कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी क्या होता है भाई, हाव भाव। जैसे हम किसी के एक्सप्रेशन जो देखते हैं वो स्थिति, हाव भाव, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अब लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि वो हिमालय पे जब नदियों को देखता है तो वो उछलती कूदती हुई चलती हैं, और जब वो जाके समतल में देखता है तो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देख करके होता हूँ। लेखक कहता है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी फूल की कली को देखता हूँ तो तब भी उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं इतना बेताब नहीं होता, बेचैन नहीं होता, जितना मैं इन नदियों को लेकर के होता हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, इनकी स्पीड को देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी तेज गति से कहाँ भागी जा रही हैं। वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, कि इनको किनसे मिलना है कि इतनी बेचैन होकर के बहुत स्पीड से दौड़ी जा रही हैं। कौन से प्रेमी से मिलने जा रही हैं ये। अपने महान पिता की विराट प्रेम को पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा।
मतलब लेखक कहता है कि इनके पिता इनसे इतना प्रेम करते हैं हिमालय, और ये उस पिता के इतने बहुत विशाल प्रेम को छोड़ करके और फिर किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वो कौन होगा? देखो बेटा, प्रेमी जो होता है वो घर वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है ना। इसलिए ये क्या है, ये अपने प्रेमी किससे मिलने जा रही है? सागर से मिलने के लिए, और अपने पिता से अलग होकर के दौड़ी जा रही हैं। ऐसी कल्पना कौन करता है? लेखक करता है। इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अध्यक्तिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। कि ये लीलाएं करती हैं, जहां पे ये अपनी लीलाएं दिखाती हैं। लीलाएं क्या होती है? ये अपने खेल करतब दिखाना। तो जहां ये अपने खेल करतब दिखाती हैं, उनका वर्णन किया है लेखक ने कि कहाँ करती हैं। बर्फ से जली नंगी पहाड़ियां, जब ग्लेशियर पिघलता है तो वहां पे भाप उठती है, और पहाड़ियां जो होती हैं, जब बर्फ पिघल जाती है तो पहाड़ियां क्या दिखाई देती हैं? बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा नंगा दिखाई देता है ना, उस तरह से वो बिल्कुल नंगी दिखाई देती हैं। और जो घाटियां होती हैं वो हरी भरी दिखाई देती हैं। बंधुर अध्यक्तिकाएं क्या होती है? अभी पहाड़ की जो तलहटी की जो जमीन होती है, जो घाटियां होती हैं, गहरी गहरी घाटियां हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? अत्यधिकाएं, आदित्यकाएं सॉरी। सरसब्ज उपत्यकाएं, सरसब्ज होती है पगड़ी, और उपत्यकाएं होती हैं जो पर्वत का ऊपरी सिरा होता है, पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है, उसे क्या कहा है? पगड़ी के समान जो पहाड़ के ऊपर की जो जमीन है, वो वहां पे ये नदियां बहती हुई नजर आती हैं, तो वहां पे ये अपनी लीलाएं दिखाती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देखिए देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बीती बातें याद करने का मौका मतलब कि वहां पे जंगलों में जाकर के शायद ये थोड़ा सा आराम करती होंगी। आदमी बीती बातें कब करता है? जब उसके पास थोड़ा समय होता है, वो बैठता है, रिलैक्स करता है, तब उसे पीछे की बातें याद आती हैं। तो लेखक कहता है कि शायद जंगलों में जाकर के इनकी स्पीड कम होती होगी, इनको थोड़ा सा रेस्ट, आराम मिलता होगा, तभी ये अपनी पुरानी बातों को याद करती होंगी। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों, नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना क्या होता है भाई? पछताना। कि इनका जो पिता है बूढ़ा हिमालय, वो बेचारा इन बेटियों के लिए कितना पछता रहा होगा, सिर धुनता होगा, रो रहा होगा कि उसकी ये बेटियां उसे छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कि उत्तर से जब ये नदियां निकल जाती हैं, तो बड़ी बड़ी चोटियां जहां से नदियां निकल कर नीचे आ जाती हैं, तो वहां पे क्या रहता है भाई? केवल शांत स्वभाव रहता है। तो लेखक कहता है कि जब ये नदियां वहां से निकल जाती है, तो वहां पे सन्नाटा छा जाता है। तो उन पर्वतों से जाके पूछो कि वहां पे क्या रहता होगा इनके निकलने के बाद। जैसे लड़की की शादी होकर के लड़की घर से चली जाती है, तो वहां एकदम से क्या हो जाता है? सन्नाटा छा जाता है। घर की जो खुशियां होती हैं वो बेटी से होती हैं, और बेटी जब ससुराल चली जाती है तो घर में क्या हो जाता है भाई? उदासी छा जाती है। तो उसी प्रकार से जब ये हिमालय की बेटियां उत्तर से निकल करके और जब नीचे आ जाती हैं पूर्व की साइड में, तो पीछे क्या रह जाता है भाई? सन्नाटा रह जाता है, उदासी रह जाती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये दो नदियां महानदियां हैं। कौन कौन सी है भाई? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिनका नाम आते ही फिर सारी छोटी बड़ी नदियां हैं वो याद आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर के इन दो महानदों के रूप में समुद्र में प्रवाहित होती रही हैं। कि धीरे धीरे हिमालय की बूंदें पता नहीं कहां से पिघल करके और इन विशाल नदियों का रूप लेकर के और ये समुद्र में मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो वहां पे बहुत बड़ी नदी का रूप ये ले लेती हैं, और पीछे से पता नहीं कितनी छोटी छोटी धाराओं में आकर के ये एक विशाल नदी का रूप
ले लेती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए हृदय की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ समुद्र को क्या बता दिया भाई, नदियों का दूल्हा। समुद्र कौन है, नदियों का दूल्हा है, क्योंकि लड़की का हाथ कौन थामता है, पिता से जुदा होने के बाद उसका पति। अब वो सागर जो है वो इनका पति बना दिया है लेखक ने। अब नदियों की शादी होगी, कौन कौन बाराती हैं, सारे तैयार हो जाओ। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। कि जिन लोगों ने इन नदियों को कहाँ देखा है, केवल समतल मैदानों में देखा है, वो लोग ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये नदियां हिमालय में छोटी बच्चियों की तरह, जिस प्रकार छोटी बच्ची अपने पिता की गोद में खेलती है उसी प्रकार से ये हिमालय की गोद में खेलती होंगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा लेखक ने? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब नदियां हिमालय से निकलती हैं तो छोटी छोटी धाराओं में निकलती हैं और जब नीचे आती हैं तो विशाल रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पे एक लड़की की कल्पना की गई है, नदियों में एक लड़की का रूप दिया है। तो लड़की जब बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, तो वो एक औरत का रूप ले लेती है, एक जो मैच्योरिटी उसमें आ जाती है वो होती है। लेकिन जब वो बचपन में होती है तो वो क्या करती है, चुलबुली होती है, खेलती रहती है। अब लेकिन वो बड़ी होने के बाद उसमें क्या हो जाती है, समझ हो जाती है। तो समझ हो जाने के बाद लड़की क्या होती है, शांत स्वभाव से रहती है, समझदारी के काम करती है। तो ऐसे ही नदियों का जो शांत स्वभाव है उसको एक लड़की का मैच्योर रूप बताया है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में ही शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक ना हो। यहाँ पहाड़ी किनको कहा भाई, जो आपके इधर के हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, जो पहाड़ों में बसते हैं उनको पहाड़ी कहा है। तो उनके लिए आकर्षक भले ही ना हो, क्यों? क्योंकि वो तो उन चीजों को अक्सर देखते रहते हैं और जब हम किसी भी चीज को अक्सर हमेशा देखेंगे तो हमारा आकर्षण जो है वहां से खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, हम उन चीजों में उतनी रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन जो पर्यटक आते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो जिन चीजों को हम पहली बार देखते हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है, हमें बहुत अजीब और सुंदर लगती हैं। लेकिन हम रोज रोज उनको देखेंगे तो वहां से हमारा अट्रैक्शन जो है वो हट जाएगा। इसलिए पहाड़ी लोगों के लिए उनका महत्व जो है भले ही कम हो, लेकिन जो पर्यटक होते हैं उनके लिए उनका महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। लेखक कहता है कि उन नदियों का वह रूप मुझे बच्ची से लेकर के और उनके एक जवान होने तक का जो रूप है मुझे तो बहुत लुभावना, बहुत अच्छा लगा। और यदि मैं उसको मानवीकरण करूं, उनको मानव का रूप दूं, तो शायद मैं हिमालय को उनका पिता और उन नदियों को उनकी बेटियां कह करके और सागर को दामाद कहूं तो ये कहने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है। अब नदियों के बारे में बताया है कि नदियों का जो स्वरूप है वो आज से नहीं है, बहुत प्राचीन है। कब से है भाई? कालिदास के समय। संस्कृत के महान कवि कालिदास हुए, जो बहुत पहले हुए हैं, उस समय से ही नदियों का रूप चलता आ रहा है। क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने मेघदूत नामक जो उनका नाटक था उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, कालिदास ने एक नाटक लिखा था, उसमें एक यक्ष नाम का कोई व्यक्ति था जो अपनी प्रेमिका से बिछुड़ करके बहुत तड़फ रहा था और उसने अपनी प्रेमिका के पास एक बादल के द्वारा संदेश भेजा था कि तुम जाकर के मेरी प्रेमिका को संदेश दे क्या। और उस समय में भी उन्होंने एक नदी का जिक्र किया है। मेघदूत ने कहा था कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। उन्होंने कहा था, यक्ष ने बादल से कहा था
कि तुम मेरा तो संदेश लेकर के जाओ ही, लेकिन बीच में तुम्हारी भी एक प्रेमिका है। बादल की प्रेमिका कौन है भाई? नदी। क्योंकि वो उनसे प्रेम क्यों करती है? उनसे मिलने के लिए वो बेताब रहती है, क्योंकि पानी उन्हीं से आता है। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी अपनी प्रेमिका है बेतवा नदी, उससे भी तुम प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान क्या होता है भाई? किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। तो वो तुमसे प्रेम करती है तो तुम भी उसे उसके बदले में प्रेम देते हुए जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रश्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। लेखक कहता है कि जैसे मैंने इनका मानवीकरण किया है, मुझे मानव के रूप में दिखाई देती हैं, ऐसे ही शायद उस लेखक ने, कालिदास ने भी इनको सचेतन रूप दिया होगा। सचेतन क्या होता है? चेतना से युक्त सजीव रूप देना। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, जुदा जुदा अलग अलग शक्ल मतलब आकृतियां, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। क्यों कहा अभी? क्योंकि माता जिस प्रकार से अपने बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करती है, वैसे ही नदियां हर एक प्रकार से हमारी हेल्प करती हैं, हमारी सहायता करती हैं और हमारी हर इच्छा को पूरी करती हैं। इसलिए इनको काका कालेलकर ने माता की संज्ञा दी है। लेकिन लेखक कहता है कि माता बनने से पहले यदि हम इनके छोटे रूप को देखें तो हम इन्हें बहन के रूप में भी प्यार कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक बहन एक भाई के लिए, उसकी इच्छाओं के लिए बहुत कुछ सोचती है, बहुत प्रार्थनाएं करती है, उसकी रक्षा की, वो उसकी रक्षा करता है, वो आपस में एक दूसरे में प्रेम होता है, वैसे हम नदियों से भी प्रेम कर सकते हैं। उनकी स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, उनकी सफाई का ध्यान रख सकते हैं, हम उनके किनारे पेड़ लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जिस प्रकार से हम अपनी बहन की सेफ्टी के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही हम नदियों की सेफ्टी के लिए भी कार्य कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। माता का एक और भी, चलिए इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना भी करें तो कैसे रहेगा। अब लेखक कहता है कि इन्हें हम बहन भी समझ सकते हैं और अपनी प्रेमिका भी यदि हम इसे समझ ले तो कैसा रहेगा, क्योंकि प्रेमिका के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं, चांद तारे तोड़ के लाते हैं ना, हाँ, पर तोड़ के कोई नहीं लाता है, सब बनावटी बातें होती हैं। तो हम प्रेमिका के रूप में भी नदियों को समझ सकते हैं। मतलब कहने का भाव है लेखक का कि हमें इनको बहुत नजदीकी से समझना चाहिए और हमारा एक फर्ज है, हमारी एक ड्यूटी है कि जिस प्रकार से हम अपने रिश्तेदारों को, माता को, बहन को, पत्नी को, वैसे ही हमें नदियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग की बात है, थोलिंग नामक स्थान तिब्बत में है, वहां पे लेखक बैठा था तो उसका मन उचट गया था, मतलब उदास हो गया था, वो किसी बात से परेशान था, तबीयत ढीली थी, मतलब उदास था, तो कुछ शरीर में थकावट थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थका हुआ था, पानी में पैर लटका कर बैठ गया। तो जब हम थके हुए होते हैं, नहा लेते हैं या पानी में पैर लटका कर बैठते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है, और लेखक ने भी ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला कि थोड़ी देर बाद उस बहते हुए प्रगतिशील जल को प्रगतिशील क्यों कहा? वो बहता रहता है ना, नदियों का पानी बहता रहता है, तो बहता पानी जब आकर के पैरों से टकराता है तो पैरों क्या होती है? हलचल सी होती है, और जब हलचल होती है तो क्या होता है भाई? शरीर में चेतना आती है, मतलब जो हमारी सुस्ती होती है वो दूर हो जाती है। तो लेखक को बड़ा ताजा सा महसूस हुआ, तन और मन दोनों ताजा हो गए और मैं गुनगुनाने लगा। और लेखक को एक गीत फूट पड़ा, क्योंकि कवि तो कवि होते हैं लेखक तो। अब वो नदी में बैठ करके जब उसका मन प्रसन्न हुआ तो वो गीत गाने लगा। कौन सा गीत गाने लगा भाई? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी,
लीला अचरज बहन तुम्हारी, क्योंकि वो उसे बहन के रूप में देख रहा था कि बहन तुम्हारी लीला तो अचरज है, अचरज करने वाली मतलब आश्चर्य से युक्त है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन जो है वो बहुत प्रसन्न, मुदित क्या होता है, प्रसन्न, और खुमारी मतलब खुमार उदासी, कि मेरा मन उदासी से हट करके बहुत प्रसन्न हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर, बलिहारी क्या होता है, न्योछावर होना, कुर्बान होना, यानी कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे सकता हूँ, भेंट कर सकता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम इसकी बेटियां हो और हिमालय तुम्हारे पिताजी हैं, ये चिंतित हैं तुम्हें देख करके, तुम्हारी बातों को देख करके तुम इनसे जुदा हो रही हो, तुम्हारा अस्तित्व लोग बिगाड़ रहे हैं, उस बात से ये चिंतित तो हैं लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पाते, इसलिए चुपचाप एक लाचार पिता की तरह बैठे हुए हैं। जब बेटी बहुत बड़ी हो जाती है तो पिता की चिंताएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, कि समाज के जो शरारती तत्व होते हैं उनकी नजर उनकी बेटी पे ना पड़े, दहेज मांगने वाले परेशान करते हैं, तो पिता इस तरह की चीजों से बहुत परेशान हो जाता है और वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप बैठा चिंता में रहता है। तो उसी प्रकार से हिमालय का भी मानवीकरण किया है कि हिमालय लोग जब गंगा को, इन नदियों को अस्वच्छ कर रहे हैं, इनके अस्तित्व को हानि पहुंचा रहे हैं, तो हिमालय बेचारा कुछ नहीं कर सकता एक पिता की तरह, लेकिन वो चुपचाप और लाचार होकर के सब देख रहा है। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, प्रकृति को नटी कहा है, नटी क्या होती है, जो खेल दिखाने वाले होते हैं ना, नट भाट, उनके चित्रित पट पर मतलब रंग बिरंगा, चित्रित क्या होता है, चित्र बने हुए, पट मीन्स पर्दा, कि प्रकृति रूपी जो नाटिका है, जो नटी किसको कहा है, जो नाटक दिखाने वाली है प्रकृति, और उसका पर्दा कैसा है जिसपे वो नाटक दिखाती है, रंग बिरंगा चित्रों से युक्त पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, यानी प्रकृति के रंग बिरंगे जो फूल पौधे बेल आदि हैं उनके ऊपर हिमालय का जो चित्र है, हिमालय जो बना हुआ है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ऐसा लेखक ने अपने गीत में लिखा है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, और इस प्रकार का गीत लेखक वहां पे गुनगुना रहा होता है। तो आज का आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आप सभी इसे पढ़ के देख लीजिए, इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर देता हूं, और लाइव क्लास में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप फिर से इसे दोहराइएगा, पूछ लीजिएगा। ओके बाय। आप